नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम ओरिजिनल्स पर। तो आज मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आने वाली है आरबीआई के द्वारा, और हमारे यूनिट 6 में भी मेंशन है इंडियन इकोनॉमी। अब इंडेक्स तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है सिलेबस में कि क्या क्या पूछेंगे, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आज ये न्यूज़ में था ही, आज मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स आरबीआई रिलीज़ करने वाला है, तो हमने कहा चलो इस पे ही डिस्कशन करते हैं। यूनिट 6 के अंदर ये आने वाला है आपका। तो मॉनेटरी पॉलिसी पे आज हम बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है। इसके साथ ही दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स और आते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। इनके मतलब क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले बात आती है इन्फ्लेशन की, कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहला तो क्या है कि कोई भी कमोडिटी है। ठीक है, सपोज हमने कोई कमोडिटी का एग्जांपल लिया, जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया कि बाइक है। ठीक है, तो इस बाइक की प्राइस में कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो इंक्रीज हो रहा है तो ये एक फिक्स टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हो रहा हो। फिक्स टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर ये हो रहा है इंक्रीज, ये मतलब एक किसी पीरियड में ऑब्जर्व किया। जैसे हमने बोला कि भाई ये बाइक 2019 में थी 50,000 रुपए की। ठीक है, या मैंने बोल दिया 1 लाख रुपए की। ये 2019 में थी 1 लाख रुपए की। 2020 में हुई ये 1,10,000 की। ठीक है, 1.10 लाख की। और 2021 में हुई ये 1.20 लाख की। 2022 में हो गई अब ये 1.30 लाख। तो हमने क्या बोला कि ऑन एन एवरेज हर साल इसमें अराउंड 10, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन अराउंड 10% का इन्फ्लेशन चल रहा है, कि 10% का इंक्रीमेंट इसमें हर एक साल हो रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे अब हमने एक एक्सपेक्टेशन लगाई कि 2023 में ये क्या हो सकती है, ये 1,40,000 की पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब किसी भी कमोडिटी की एक फिक्स पीरियड में अगर हम देखें कि 1 साल 10 दिन, 1 महीना 15 दिन, उसमें किस तरीके से प्राइस इंक्रीज हुई है, उससे हमें मार्केट के इन्फ्लेशन का पता लगता है। जैसे अब जो डेली बेस की यूज़ रहती है, जैसे अनियंस हो गए, टोमेटो हो गए, सब्जियां बेसिकली बोल दो, फल हो गया, इनमें 15 दिन 1 महीने इनमें ही देखा जाता है कि कितना रेट बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है। जबकि कुछ कमोडिटीज़ ऐसी जैसे कार वगैरह हो गया, ये सब इनमें लॉन्ग टर्म देखा जाता है, 1 साल 6 महीने के कितने टाइम में इन्फ्लेशन आ रहा है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। कमोडिटी के हिसाब से आप चीज़ें देखोगे कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम में कितना उसका प्राइस बढ़ा हुआ है। तो जब प्राइस बढ़ता है उसको हमने बोला इन्फ्लेशन, के किसी एक फिक्स पीरियड में उसका टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, सॉरी, प्राइस बढ़ रहा है। अब इससे होता क्या है कि लोगों की जो परचेसिंग पावर है, कि पर यूनिट ऑफ करेंसी में लोग कितना परचेस कर सकते हैं, उसमें गिरावट आती है। इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे सपोज पहले आप 10 केजी गेहूं खरीद रहे थे 10 रुपए में। ठीक है, मतलब गेहूं था आपका 1 रुपए केजी के हिसाब से, 1 रुपीज केजी था। ठीक है, 1 केजी पर रुपी था यहाँ पे। तो आप 10 रुपए में 10 केजी खरीद पा रहे थे। अब आपकी इनकम तो बढ़ी नहीं है, आपकी इनकम स्टैटिक है, आपके पास अभी भी 10 रुपया है, लेकिन गेहूं हो गया है 2 केजी का। तो मतलब पर यूनिट प्राइस, के प्राइस तो अभी भी आपके पास 10 रुपए ही है, लेकिन 10 रुपए में जहां पहले आप 10 केजी खरीद रहे थे, अब आप खरीद पाओगे 5 केजी। तो आपकी क्या हो गई, परचेसिंग पावर डिक्रीज हो गई, क्योंकि आपके पास इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन इन्फ्लेशन आने से क्वांटिटी रिड्यूस हो गई। तो पर यूनिट ऑफ करेंसी में आपकी परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। पहले जितने पैसे में आप ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज खरीद पा रहे थे, अब आप उतने पैसे में कम गुड्स और सर्विसेज वहाँ पे खरीद पाओगे। अब इन्फ्लेशन जब मार्केट में आता है तो एक तो परचेसिंग पावर बढ़ रही है, ये होता है। दूसरा क्या होता है, मार्केट से जॉब्स जाती हैं। ठीक है, तो जॉब्स का रिडक्शन होता है, लोगों के पास पैसे की कमी है, तो उस केस में आप ये मानो पॉवर्टी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये सोशल प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं।
तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को 3 तरीके के टूल्स यूज किए जाते हैं। पहला होता है फिस्कल पॉलिसी, जिसमें जैसे हमने बोला बजट बनाया या ये सारी चीज़ें की, तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स लेगी, ठीक है, इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, उसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स लिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पे, ठीक है, उसको बोला जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। और आरबीआई अगर कोई स्टेप्स ले रही है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, उसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन आता कैसे है? तो जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मार्केट में बेसिकली अगर पैसा इंक्रीज हो गया तो देश में इन्फ्लेशन आता है। अब ये कैसे हुआ? जैसे सपोज 10 kg, यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल लेते, 10 kg वेट था, 1 रुपीज़ पर kg के हिसाब से ये बिक रहा था। किसी एक आदमी के पास अब 10 की जगह आ गए 20 रुपए, ठीक है, उसने बोला कि तुम पूरा 10 kg मुझे दे दो। पहले सब लोग 1-1 kg खरीद रहे थे, उसने बोला पूरा 10 kg मुझे दे दो। दुकानदार ने बोला सबके 1-1 kg के ऑर्डर लगे हैं 1-1 रुपए के हिसाब से, इसने बोला मैं तुम्हें 1 रुपए की जगह 2 रुपए kg ऑफर करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास 10 रुपए एक्स्ट्रा था। अब इस पर्सन ने, जैसे जो भी ये पर्सन था, जैसे सपोज हमने बोला ये राम नाम का पर्सन था, इसने 2 रुपए kg ऑफर किए। अब दुकानदार को ये समझ में आया कि भाई ये आइटम अब मैं 2 रुपए kg के हिसाब से बेच सकता हूँ। उसी दिन से दुकानदार इसकी प्राइस बढ़ा के 2 रुपए kg कर देगा। ये हुआ क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा आया। तो अब बेसिकली इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए आप क्या करोगे? मार्केट से जो पैसा है उसको निकालोगे, ठीक है, मार्केट से पैसे को निकाला जाएगा, पहला ये। दूसरा क्या है? दूसरा होता है डिमांड और सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन, कि उस आइटम की डिमांड बहुत हो, कि हर किसी को यहाँ पे गेहूं चाहिए, लेकिन गेहूं का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, सप्लाई कम है, तो इस केस में भी प्राइस बढ़ सकती है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के मेजर्स लिए जाएंगे इन चीज़ों को कंट्रोल करने की। जैसे फिस्कल पॉलिसी में अगर हम बात करें, हमने बोला मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो सरकार क्या करेगी? वहाँ पे बजट में जैसे टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया तो पैसा किसके पास चला जाएगा? सरकार के पास चला जाएगा, तो मार्केट से पैसा कम हो गया। तो इस तरीके से फिस्कल पॉलिसी से काउंटर कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में अगर हम देखें, जैसे हमने बोला डिमांड और सप्लाई, सप्लाई कम क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों ने अपने घर पे इकट्ठा करके रख लिया, या दुकानों में इकट्ठा करके रख लिया, होर्डिंग कर ली, ठीक है, या फिर अंदाज़ा लगा रहे कि कल के दिन होर्डिंग करेंगे तो इससे प्राइस बढ़ जाएगी, तो जो इनके अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन लेगी, ठीक है। या फिर यहाँ पे सप्लाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग जितनी सप्लाई होनी चाहिए उतनी लोग नहीं कर रहे हैं, तो लॉ का इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है। जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, उनकी प्राइजेस बढ़ रही हैं तो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो सरकारें फिर क्या करती हैं? बाहर विदेशों से सस्ते में मंगा के और फिर इंडिया में लोगों को बेचेंगी, तो इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। या फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों को, तो सब सरकार उस एक्सपोर्ट पे बैन लगा सकती है, क्योंकि इमरजेंसी में हमारे देश में उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और पीडीएस सिस्टम को भी मजबूत किया जा सकता है। इन तरीक़ों से आप क्या करोगे? इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकते हो। इन सबको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। तीसरा आता है मॉनेटरी पॉलिसी। हमने बोला मार्केट में पैसा डालना है या निकालना है, इसके लिए मेन रोल होता है आरबीआई का, क्योंकि सेंट्रल बैंक है देश का, सब पूरा पैसे का मैनेजमेंट यही देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेजर रोल होता है आरबीआई का। इसमें 2 तरीके के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। इनको ही आज हम इन डेप्थ पढ़ने वाले। इन्फ्लेशन के बाद दूसरा टर्म आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है कि जब यहाँ पे प्राइजेस हैं जो किसी भी कमोडिटी की, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है, तो उसको हम डिफ्लेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, डिफ्लेशन की कंडीशन कब आती है? जब उसकी प्राइस जो है वो नेगेटिव में जाने लगे, मतलब इन्फ्लेशन 0 हो जाए और फिर नेगेटिव में अगर प्राइस जाने लगेगी तो उसको डिफ्लेशन बोलेंगे। अब ये चीज़ क्लियर करना जरूरी क्यों थी, इसको ऐसे समझो। जैसे सपोज 2019 में एक कोई बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, मैंने बोला 2019 में एक कोई बिस्किट का पैकेट है, ये बिक रहा था 10 रुपए का, ठीक है। 2020 में ये जो बिस्किट का पैकेट है ये बिका 15 रुपए का, ठीक है।
अब 2021 में ये जो बिस्किट का पैकेट है ये बिका 13 रुपए का, और 2022 में अब जो ये जो बिस्किट का पैकेट है ये बिका 9 रुपए का। अब देखो यहाँ पे जब 2019 में, अब हम कंपेयर कर रहे हैं 19 के डेटा से, क्योंकि ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हमें कंपेयर करना है, तो हम 19 के डेटा से कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे हमने बोला 19 में ये 10 रुपए का था, तो हमने इसको बोला ओरिजिनल प्राइस इसकी ये थी। 10 से जब ये 15 हुआ ना, तो ये आया इसमें इन्फ्लेशन, 50% का यहाँ पे इन्फ्लेशन आया। अब 15 से 13 हुआ, प्राइस तो कम हुई, लेकिन 10 से तो अभी भी ये ज़्यादा है ना, ओरिजिनल प्राइस से तो अभी भी लोगों को महंगा ही पड़ रहा है। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे डिफ्लेशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन, कि मतलब इन्फ्लेशन तो है लेकिन इन्फ्लेशन के रेट में कमी आई है। तो डिसइन्फ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन के रेट में कमी आना। डिफ्लेशन मतलब क्या, कि ओरिजिनल जो 10 रुपए की प्राइस थी, अब उसमें 10% का डिक्रीमेंट आके ये प्रोडक्ट हो गया 9 रुपए का। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे डिफ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन जीरो हो जाए और फिर उसके बाद नेगेटिव में अगर ग्रोथ होने लगे तो उसको बोला जाता है डिफ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन रेट में ही अगर कोई कमी आती है तो उसको बोला जाता है डिसइन्फ्लेशन। जब प्राइजेस कम होती है तो वहां पे कम पैसे में, पैसे आपके पास कम रह गए थे, कम गुड्स खरीद पा रहे थे, यहाँ पे आप कम पैसे में ज़्यादा गुड्स खरीद पाओगे, तो परचेसिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी। अब जो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे देश में हो गया आरबीआई, तो देश में प्राइस स्टेबिलिटी करने के लिए, ताकि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो सके, उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव्स लेके चलते, जो पॉलिसी बनाते हैं, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब यही काम गवर्नमेंट करती है, ठीक है, कैसे, अपने रेवेन्यू कलेक्शन मेथड्स के थ्रू, या फिर जो खर्चा करती है वो उसके थ्रू, तो उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पे अभी हम फोकस नहीं रखेंगे, मेन आज हमारा फोकस है मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में 4-5 रेट्स हैं जिनके बेसिस पे ये डिसाइड होती है। सबसे पहले आता है बैंक रेट, देन कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, रेपो और रिवर्स रेपो रेट, देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो ये मेजर टूल्स हैं, इनको हम क्वांटिटेटिव टूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी में अफेक्ट डालते, क्वालिटी से उतना नहीं। इसके बाद आगे क्वालिटेटिव भी आएंगे, पहले क्वांटिटेटिव में पढ़े। बैंक रेट का मतलब क्या हो गया, तो वो रेट जिसमें क्या है, जो सेंट्रल बैंक है हमारे देश का, ठीक है, मतलब आरबीआई हमारा क्या कर रहा है, जो हमारे देश के और जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, उनको लोन देता है। तो जिस रेट पे यहाँ पे आरबीआई लोन दे रहा है दूसरे यहाँ पे जो बैंक्स हैं उनको, ठीक है, उसको बोला जाता है आपका बैंक रेट। अब यहाँ पे देखो दो टर्म्स आए हैं, रीफाइनेंसिंग और रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी। रीफाइनेंसिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे एसबीआई ने कोई लोन लिया एचडीएफसी से, अब एसबीआई उसको चुका नहीं पा रहा है, तो एसबीआई ने अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई के पास गिरवी रख दी, और बदले में क्या हुआ, आरबीआई ने पैसा दे दिया एचडीएफसी को, तो एसबीआई की क्या कर दी, रीफाइनेंसिंग कर दी यहाँ पे, और एसबीआई के ऊपर वो लोन चढ़ गया, एचडीएफसी से खत्म हो गया। रीडिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, कि आरबीआई ने बोला जैसे कि सपोज हम तुम्हें 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं और इस पे 10% का हम इंटरेस्ट लेंगे, तो मतलब तुम्हें 1,10,000 रुपए मुझे लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब रीडिस्काउंट में क्या हुआ, आरबीआई ने ये 10,000 का इंटरेस्ट पहले ही काट लिया और 1 लाख की जगह इसको केवल 90,000 रुपए ही दिए, और अब इसको यहाँ पे 1 लाख रुपए यहाँ पे लौटाने, इसने अपना इंटरेस्ट पहले ही काट लिया। तो ये रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस के लिए ये रेट अवेलेबल होता है, कि लॉन्ग टर्म में जब बैंक्स को लोन लेना हो आरबीआई से, तब इस बैंक रेट का यूज़ किया जाता है। तो पहला हो गया बैंक रेट। दूसरा आता है कैश रिजर्व रेशियो। ये जितने रेशियोज हैं, जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, इन दो रेशियोज को रखा जाता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। जैसे आजकल व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे रोज अफवाहें फैलती रहती हैं कि ये बैंक फेल हो गया, नीरव मोदी आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इससे क्या होता है, लोगों के मन में एक पैनिक क्रिएट होता है, तो वो दूसरे दिन ही पैसा लेने पहुंच जाएंगे कि भाई आपका बैंक डूब रहा है, हमारी एफडी तोड़ो, हमारा पैसा वापस दो। अब बैंक में होता क्या है
कि जो पैसा है बैंक कभी भी अपने पास नहीं रखता है, ठीक है, सर्कुलर फ्लो होता है। आपने 10 रुपये जमा किए बैंक में, तो बैंक क्या करेगा, वहाँ पे जैसे 2 रुपये उसने अपना एक खर्चा निकाल दिया, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव उसका एक वो आ रहा है आपका खर्चा, एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके बाद 8 रुपये किसी दूसरे पर्सन को लोन पे दे देगा वो, ठीक है। 8 रुपये पे 4 रुपये वो इंटरेस्ट ले लेगा, इससे 4 रुपये इंटरेस्ट लिया। बाद में जब आपका, जैसे आपने ये एफडी की थी, 10 साल बाद अब आपकी एफडी टूटी, आपको 12 रुपये या सॉरी 11 रुपये लौटा दिए आपको वापस। आपने 10 जमा किया, आपको कितने मिल गए, 11, और इसको 8 रुपये का लोन दिया था, बैंक को मिले 12, 1 रुपये हो गया बैंक का प्रॉफिट। इस बेसिस पे बैंक चलते हैं, ये सर्कुलर फ्लो होता है। इसीलिए आप कभी भी बैंक में जाओ तो आप देखना, जो एफडी वगैरह आप कराते हो उसके इंटरेस्ट रेट होंगे 3-4%। वहीं पे जब आप लोन लोगे तो आपको 8 से 15% के बीच में मिलेगा। लोन ज़्यादा में दिया जाता है, और जो पैसा अपने पास रखता है उस पर इंटरेस्ट कम देता है। बीच का जो मार्जिन होता है वो होता है बैंक का प्रॉफिट, ठीक है। तो बैंक कभी भी पूरा पैसा अपने पास नहीं रखता है। लेकिन फिर व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाले लोग पैनिक होके आ गए कि भाई हमारा पैसा वापस लौटाओ, अब ये तो लोन में दे दिया, तो कैसे करेंगे मैनेज। तो इसके लिए आरबीआई कुछ टूल्स लेके आती है। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे कुछ पैसा रिजर्व में रखो, कि इमरजेंसी सिचुएशंस हैं तो इस पैसे को यूज़ किया जा सके। तो पहला आता है कैश रिजर्व रेशियो। तो आरबीआई ने बोला कि आप हमारे पास पैसा जमा कर दो, तो ये पैसा आरबीआई के पास रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये केवल कैश के फॉर्म में रहेगा। देश का जो सेंट्रल बैंक है उसके पास इसको रखा जाता है। इमरजेंसी के टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है। अब ये पैसा कितना रखना है, जैसे अभी मान लो आरबीआई ने बोला 4%, ठीक है। एग्जैक्ट रेट हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एमपीपीएससी में पूछे नहीं जाते, बैंकिंग जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आरबीआई ने बोला कि 4% रखना है, किसी बैंक की टोटल कॉस्ट है यहाँ पे 100 रुपये, तो मतलब 4 रुपये उसको आरबीआई के पास यहाँ पे डिपॉजिट करना है, वो हो जाएगा सीआरआर। दूसरा क्या हुआ, अब हर टाइम तो आप आरबीआई के पास भागो नहीं, एकदम इमीडिएट सिचुएशन आ गई, डेली बेसिस पे कोई प्रॉब्लम हो रही है मैनेजमेंट को लेके, तो इसीलिए हम एक और रेशियो लेके आए, एसएलआर। सीआरआर वाला पैसा हम किसके पास रख रहे थे, आरबीआई के पास। ये पैसा बैंक को अपने खुद के पास सेफ रखना है, इसको लैंडिंग या किसी दूसरे पर्पस में यूज नहीं कर सकते हैं। ये एक यूनिक फीचर है जो केवल भारत में देखने को मिलेगा, कहीं पे भी एसएलआर रेशियो यूज नहीं होता है, ठीक है। ये पैसा बैंक को अपने पास रखना है। सबसे अच्छी बात क्या है, इसको लिक्विड असेट में रखा जा सकता है। लिक्विड असेट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो मार्केट में तुरंत बिक जाए, जिससे पैसा आ जाए। तो लिक्विड असेट क्या हो गए, जैसे सबसे पहला तो कैश सीधा हमारे हाथ में आ गया। दूसरा हो गया गोल्ड, तुरंत मार्केट में बिक जाता है। थर्ड, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती, कोई भी खरीदने को तैयार होता है। तो इन फॉर्म्स में, लिक्विड असेट के फॉर्म में ये पैसा रखा जा सकता है। डे टू डे एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए ये बैंक को हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे अब मान के चलो कभी कभार जैसे पब्लिक पैनिक नहीं हुई, लेकिन कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो रातों रात यहाँ पे अगर पैसे चाहिए हैं यहाँ पे, ठीक है, इमरजेंसी में आरबीआई से, बैंक रेट में तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कोई इमरजेंसी आ गई, तो जिस रेट पे अब 2-3 दिन के लिए या ओवरनाइट ट्रांजैक्शंस के लिए आरबीआई जब फंड देता है, तो वो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओवरनाइट यहाँ से फंड्स बोरो किए जाते हैं आरबीआई से बैंक के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या है, जो एसएलआर में जो हमने पोर्टफोलियोज यहाँ पे रखे हैं, जैसे जो भी लिक्विड एसेट है उनको गिरवी रखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक टर्म आया शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, देखो आरबीआई को बनाया गया आरबीआई एक्ट के थ्रू, आगे हम ये भी पढ़ेंगे अपकमिंग जो लेक्चर्स रहेंगे उनमें। तो आरबीआई एक्ट की जो सेक्शंस है अलग अलग, ठीक है, तो जो बैंकिंग से रिलेटेड सेक्शन है, उस सेक्शन में जितने बैंक्स के नाम लिखे हुए हैं उनको बोला जाता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई के शेड्यूल में जिन जिन बैंक्स के नाम लिखे हुए हैं वो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अगर इसमें नाम नहीं लिखा है तो वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं कहलाएगा। अब ये प्राइवेट भी हो सकते, पब्लिक भी, जैसे एचडीएफसी का भी इसमें नाम लिखा है वो प्राइवेट बैंक है, और इसमें एसबीआई का भी नाम लिखा है वो पब्लिक है। तीसरा आता है रेपो रेट। अब हमने क्या बोला, मार्केट से हमें पैसा निकालना है और मार्केट में पैसा डालना है हमें, ठीक है। और ये क्यों करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा है, ठीक है, तो अब मार्केट से हमें क्या करना है, पैसे को निकालना है।
हमने बोला मार्केट से हमें पैसे को निकालना है। अब मार्केट से पैसा निकलेगा कैसे? तो आरबीआई कोई चीज खरीदेगा तो बदले में उसको पैसा मिलेगा, तो इसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है, जो बैंक्स के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी होती है, ठीक है, अब यहाँ पे आरबीआई जो है वो बैंक से सिक्योरिटीज खरीद लेता है। तो सॉरी, आरबीआई अपनी जो सिक्योरिटीज हैं उनको बैंक्स को बेच देता है, ठीक है। तो आरबीआई बेचेगा तो क्या होगा, बैंक के पास आएगी सिक्योरिटी, बैंक के पास आएगी सिक्योरिटी, बैंक के पास आएगी सिक्योरिटी, और बैंक बदले में आरबीआई को क्या देंगे, आरबीआई के पास आएगी मनी। अब पैसा कहाँ चला गया, आरबीआई के पास। पैसा आरबीआई के पास पहुंचा मतलब पब्लिक से पैसा खत्म हो गया, क्योंकि पब्लिक में जितना भी पैसा आता है वो कहाँ से आता है, बैंक से। बैंक से मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी जाके निकाल ले, बैंक से बोलने का मतलब कि किसी ने लोन लिया, हाउस लोन, होम लोन, या किसी भी फॉर्मेट में जब वो लोन्स लेगा, नए बिजनेस डालेगा, सब वहाँ से पैसा बढ़ता है या कम होता है। तो यहाँ से आरबीआई ने सिक्योरिटीज बेच दी, तो बदले में आरबीआई को क्या मिल गया, पैसा। अगर आरबीआई ने सिक्योरिटीज खरीद ली तो मार्केट में क्या हुआ, पैसे को डाल रहा है। तो जब मार्केट में पैसा डाला जाता है उसको बोला जाता है इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी। इसमें क्या होता है, आरबीआई जो रहेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंक से खरीद लेगा और पैसे को मार्केट में पहुंचा देगा, जबकि रिवर्स रेपो में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देगा और मार्केट से पैसा वापस ले लेगा। तो किस रेट पे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाएंगी उनको ही बोला जाता है रेपो और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। मार्केट में पैसा डालना और निकालना उसके लिए यूज होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें कि जब क्या है, इन्फ्लेशन अगर मार्केट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा है, पैसा निकालना है, तो हमने क्या किया, बैंक रेट बढ़ा दिया। बैंक रेट बढ़ा दिया तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पैसा आरबीआई के पास ज़्यादा पहुंचेगा। सीआरआर बढ़ा दिया तो आरबीआई के पास डिपॉजिट में पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा। एसएलआर बढ़ा दिया तो बैंक को अपने पास पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा। रेपो में क्या करेंगे, बाई कर लेंगे सिक्योरिटीज़ को, रिवर्स रेपो टाइम पे सेल कर देंगे, एमएसएफ को भी इंक्रीज़ कर देंगे। तो जब इन्फ्लेशन आएगा सारे रेट इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि इंक्रीज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, और मार्केट में जब पैसे की कमी होगी तो चीज़ें अपने आप फिर सस्ती बिकने लगेंगी। दूसरा, अब पैसे की कमी होगी तो उतनी ज़्यादा डिमांड ही नहीं रहेगी ना, और फिर सप्लाई ज़्यादा हो गई तो फिर सप्लाई वाले अपने आप उनका क्या करेंगे, प्राइस लो करेंगे। डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, इन सारी चीज़ों को डिक्रीज़ कर दिया जाएगा, सबके पास ज़्यादा पैसा रहेगा, सब उस चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा देने को ऑफर करेंगे, तो ऑटोमेटिक उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को डिक्रीज़ किया जाएगा। अब कब डिक्रीज़ करना है, कब इंक्रीज़ करना है, ये काम रहेगा किसका, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके पहले एक और आता है क्वालिटेटिव टूल्स। इसमें तो क्या हो रहा है, रेट पे असर हो रहा है, कितना पैसा निकालना है, कितना डालना है। दूसरा होता है क्वालिटेटिव, कि लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हो कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो क्वालिटेटिव में भी अलग अलग टूल्स आते हैं, जैसे राशनिंग ऑफ क्रेडिट, कि जितना पैसा पब्लिक को दिया जा रहा है जैसे लोन्स वगैरह के फॉर्मेट में जो, ठीक है, तो आरबीआई बोलती है बैंक से कि भाई आप उसकी राशनिंग करो, उस पर नज़र रखो, ठीक है। राशनिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे एमएसएमई सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दो, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जॉब्स क्रिएशन ज़्यादा हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्रेडिट की राशनिंग की जाती है। दूसरा क्या है, बैंक्स को जो मार्जिन अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने बोला कि एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है 3%, वहीं पे लोन पे मिल रहा है 15%, तो इनके मार्जिन्स में वेरिएशन आ जाता है, ये आरबीआई मैनेज करता है। दूसरा क्या, आपने बोला किसान को लोन दे रहा है तो 2% पे दे दिया, बिजनेसमैन को देना है तो 12% पे, तो ये सारी चीज़ें वेरिएशन जो आती हैं ये लॉन्ग टर्म्स बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो इनमें लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तीसरा, बैंक्स को रेगुलेट करना, किस सेक्टर को कितना देना है, कैसे। फोर्थ होता है मोरल सुएजन, बीच बीच में आरबीआई समझाती रहती है कि भैया तुम्हारे बैंक में ये प्रॉब्लम चल रही है, तुम ऐसे ऐसे स्टेप्स लो। जब ये सारी चीज़ें कुछ भी ना करे तो फिर आरबीआई आती है डायरेक्ट एक्शन पे। डायरेक्ट एक्शन में क्या होगा, बैंक्स की ब्रांचेस बंद कर देंगे, पहला ऑप्शन ये होता है। ब्रांच बंद करने के बाद भी नहीं सुधरे तो दूसरा क्या होगा कि बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको हटाया जा सकता है। नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाने के बाद भी नहीं सुधरे तो लास्ट ऑप्शन रहेगा लाइसेंस कैंसिल करना, कि बैंक का लाइसेंस ही कैंसिल कर देंगे तो वो इंडिया में ऑपरेट कर ही नहीं पाएगा। अब जो पॉलिसी रेट्स डिसाइड हो रहे थे ये कौन करेगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करेगी।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा और चेयरमैन होता है इसका आरबीआई का गवर्नर। ये एक स्टैट्यूटरी कमेटी है क्योंकि आरबीआई एक्ट में ही 2016 में अमेंडमेंट करके एक नई सेक्शन जोड़ी गई 450ZB, ठीक है, जिसमें बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी, ठीक है, जिसका चेयरमैन होगा आरबीआई गवर्नर और इसमें कुछ मेंबर्स रहेंगे आरबीआई के भी। बनाई क्यों गई? क्योंकि इसके पहले उर्जित पटेल जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे उनने रिकमेंडेशन की थी कि इस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए, तो ये एक कमेटी हो जो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कर सके। लीगल बैकिंग दी गई आरबीआई एक्ट के थ्रू। स्ट्रक्चर क्या है? तो गवर्नर होता है इसमें आरबीआई का, जो कि इसका चेयरपर्सन भी होता है। इसके बाद आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर होते हैं वो इसके मेंबर रहेंगे। एक ऑफिसर जो आरबीआई का है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो इसका एक एक्स ऑफिशियो मेंबर है। एक्स ऑफिशियो मतलब कि जैसे कोई रिटायर हो गया तो उस पोस्ट पे जो भी दूसरा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा क्या है, जब भी इनकी मीटिंग्स होंगी, तो ये कितने हो गए, जैसे आपके 3 और 1 4 और 2 6 लोग हो गए, तो मिनिमम 4 लोगों में इनकी मीटिंग होगी ही होगी, ठीक है। मिनिमम 4 आपको चाहिए, 4 से कम अगर है तो मीटिंग नहीं हो सकती है। तो 4 मिनिमम कोरम 4 का है और इन 4 में गवर्नर का होना जरूरी है। गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, जब भी मीटिंग होगी इसको चेयर करेगा गवर्नर। गवर्नर फर्स्ट इंस्टेंट में वोट नहीं करेगा, जब दोनों के वोट्स इक्वल हो जाएंगे तभी वो वोट करेगा, तो गवर्नर का होता है कास्टिंग वोट। जिन मेंबर्स को अपॉइंट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जो ये 3 मेंबर जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं, ये रीअपॉइंटमेंट इनकी नहीं हो सकती है, ठीक है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इनका टेन्योर होता है 4 साल का, ठीक है, 4 साल तक के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ भी सुझाव देने, कुछ भी चेंजेस कराने, तो एक बढ़िया चीज़ यहाँ पे की गई है कि गवर्नमेंट केवल रिटर्न मैसेजेस दे सकती है, ऐसे फ़ोन वोन लगा के कुछ नहीं बोल सकती है कि हाँ ये चेंज करो, ऐसा करो। जब तक रिटर्न में नहीं दिया जाएगा तब तक कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट केवल अपने रिटर्न मैसेजेस सेंड कर सकती है। साल में कम से कम 4 बार इस पॉलिसी पे मीटिंग करनी पड़ेगी इनको। साल में 4 बार मिलेंगे और जब भी ये मिलेंगे तो जो भी डिसीजन लेंगे वो मेजॉरिटी में होगा, ठीक है। अब मेजॉरिटी डिसीजन कैसे होगा? तो जो मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, सपोज 5 है तो 3-2 की मेजॉरिटी हो जाएगी, तो ऐसे मेजॉरिटी में ही ये डिसीजन हमेशा लिए जाएंगे। और जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जैसे मैंने बोला कि सपोज 3-2 वोट आए, तो 3 लोगों ने इसके फेवर में क्यों वोट किया और 2 ने इसके अपोज में क्यों वोट किया, तो उन सारे मेंबर्स के वोट यहाँ पे रहेंगे कि क्यों किया, और दूसरा उन मेंबर्स का रेजोल्यूशन कि वो इसके फेवर में क्यों कर रहे हैं, अपोज में क्यों कर रहे हैं। तो हर मीटिंग के बाद आपको एक रेजोल्यूशन पब्लिश करना पड़ेगा जिनमें सबकी ओपिनियंस यहाँ पे दी हुई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज ही हमारे मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स रिलीज हुए, इसीलिए हमने इस लेक्चर को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे आपके मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पूरे तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। आगे जो भी अपकमिंग लेक्चर्स आएंगे उसमें इसके आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको सुलझा दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, तो टेस्ट सीरीज़ आप एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे जाके देख सकते हो। फ्री मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है। 2 टेस्ट सीरीज़ हैं, एक 2020 और 21 का कॉम्बो है और एक प्लेन केवल 21 के लिए, तो दोनों आप देख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे उसको आप परचेज कर सकते हो। क्वेश्चंस की क्वालिटी देखने के लिए ऑलरेडी एक फ्री मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।